सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी वही चैप्टर चल रहा है, संस्थाओं का कामकाज। आज इसमें संसद के बारे में समझें। आप देखिए, कार्यालय ज्ञापन का उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, चूँकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नज़र डालकर देखते हैं कि उनमें संसद का कहीं कोई जिक्र था। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करते हैं। पहला, मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी। भारत के राष्ट्रपति ने इस पर जिक्र किया था और प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था। यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया। यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। यानी संसद के पक्ष में आए बिना सरकार कोई काम नहीं कर सकती है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले की कक्षा में संसद के बारे में पढ़ा है, उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी न दी होती तो क्या होता। कैबिनेट के फैसले को मंजूरी यदि संसद नहीं देती है तब क्या होता है। इस तरह से समझ सकते हैं। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। यानी जनप्रतिनिधियों की जो सभा है वो जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को ही संसद कहा जाता है। भारत में जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, इन प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय जो सभा है उसी को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं और अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। तो देखिए, पहला, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है और कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं। यानी नए कानून बना सकती हैं, पुराने कानूनों में संशोधन कर सकती हैं या मौजूदा कानून को ख़त्म कर सकती हैं और उसकी जगह नए कानून बना सकती हैं। तो संसद को सबसे ज़्यादा अधिकार होते हैं, पावर होते हैं। अगला, दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने का भी काम करती है। सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने का काम और कुछ अधिकारों का भी प्रयोग करती हैं। भारत देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद को संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकती है। सरकार जो है कोई भी फैसला संसद के पूर्ण समर्थन के बिना नहीं कर सकती। इसका मतलब सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। और अगला है चौथा, सार्वजनिक मसलों का मतलब है पूरे देश के मसले और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। यानी संसद ही सबसे बड़ा संघ है। संसद किसी भी मामलों में सूचना मांग सकती है। संसद के दो सदन, चूँकि आधुनिक लोकतंत्रों में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है संसद की, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका
और अधिकारों को दो हिस्सों में बांट दिया है, संसद की भूमिका को और अधिकारों को। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ये पहला सदन है, और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग ये करते हैं। और दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। और दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों को निगरानी में रखते हुए किया जाता है। हमारे देश में संसद के दो सदन हैं और दोनों सदनों में एक को राज्यसभा यानी काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। तो बच्चों, आज मैं केवल इतना ही पढ़ा रही हूँ। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।